अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.2 करने लगे हैं। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द मैट्रिसेस। ठीक है। अब इसके पीछे डेफिनेशन दी हुई हैं। ठीक है। बजाय कि मैं डेफिनेशन में पढ़ूँ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाती हूँ। ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू, ये सारी एंट्री जीरो के इक्वल है। ठीक है। अब सारी एंट्री जीरो है तो हमारे पास, अगर सारी एंट्री जीरो हो तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स होता है। अब बी इज इक्वल टू 2 3 4। अब यहाँ पर एक ही रो है, बी मैट्रिक्स में एक ही रो है, तो मैं इसको नाम दे दूंगी रो मैट्रिक्स का। ठीक है। अब सी इज इक्वल टू, हमारे पास एक ही कॉलम है, अगर ये एक ही कॉलम हो तो हम उसका नाम दे देंगे कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है। अब डी इज इक्वल टू 1 0 1 1 1 0 0 1। ठीक है। अब यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज 1 है। ठीक है। और हमारी नॉन डायगोनल एंट्री 0 है। जब इस तरह का मैट्रिक्स आ जाए तो हम उसको नाम दे देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, यानी डायगोनल में हमारे पास 1 हो और नॉन डायगोनल में हमारे पास 0 हो। ठीक है। अब इसके बाद ई में आ जाओ। ई में हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री है, वो भी 0 है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर 0 एंट्री होगी तो वो नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अब 5 एफ पर आ जाओ। एफ इज इक्वल टू 5 6 7, एक ही कॉलम है। ठीक है। एक ही कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, एक ही रो होगी तो रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? अब हमारे पास कितनी रोज हैं? 1 टू रोज है और 3 कॉलम है। जब हमारी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। अब देखने में भी ये लग रही है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की शेप लग रही है। जब भी हमारी रोज और कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अब आ जाओ पार्ट 2 पर। ठीक है। पार्ट 2 मेरे पास क्या है? एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। चुप करके लिख देना है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या है? मेरे पास नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। जब हमारी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर आ रहे हो तो हम क्या कह देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस ये एक तरह की स्क्वायर की शेप भी लग रही है। ठीक है। जब स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है। तो जब इसकी चारों साइड्स इक्वल है स्क्वायर की, तो उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी इक्वल होंगे। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। फोर्थ पार्ट ये वैसे ही मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमारी जब डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको ज़रा सीधा करके देखो तो ये रेक्टेंगल की शेप दे रहा होगा। ठीक है। तो वैसे भी ये रेक्टेंगल की शेप दे रहा है, तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। ठीक है। अब हमारे पास सिक्स पार्ट में हमारे पास एक ही रो है। ठीक है। जब एक ही रो होती है तो वो रो मैट्रिक्स हो जाता है। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम होता है तो कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है। ठीक है। तो हम क्या कह देंगे? इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है ना कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर सारी एंट्री 0 है। जहाँ पर भी सारी एंट्री 0 हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है। नाम से लग रहा है कि ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे क्या कहता है? ये सारा जो ये वाली एक्सरसाइज है ज़्यादातर आइडेंटिफाई से उस के बारे में, कि हमने पहचान करनी है कि कौन सा मैट्रिक्स है ये। ठीक है। ए इज इक्वल टू 4 4 0 0। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डायगनल में सेम एंट्रीज हैं। जब हमारे पास डायगनल में सेम एंट्रीज होंगी और नॉन डायगनल 0 होगा तो ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है। ये बात समझ लो। अब यहाँ पर बी में हमारे पास सेम एंट्रीज नहीं है, डिफरेंट एंट्रीज हैं, तो हम इसको नाम दे देंगे डायगोनल मैट्रिक्स का। यानी डायगोनल में डिफरेंट है तो इसको नाम दे दो डायगोनल मैट्रिक्स का, और दोनों बाकी नॉन डायगोनल 0 होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डायगोनल में 1 आ रहा है। ठीक है। डायगोनल में क्या है? 1 है। 1 का क्या मतलब होता है? यूनिट। 1
का मतलब क्या होता है? यूनिट। तो यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास 1 आ रहा है, तो हम इसको नाम दे देंगे यूनिट मैट्रिक्स का। और इसकी दूसरी शर्त भी ये होनी चाहिए कि नॉन डायगोनल में 0 होगा, ठीक है। अब डी पर आ जाओ। डी में हमारे पास क्या है? नॉन डायगोनल हमारे पास जो है वो डायगोनल में हमारे पास डिफरेंट एंट्रीज है, एक 3 है और एक 0। डायगोनल इस तरह होता है, ठीक है। नॉन डायगोनल में हमारे पास डिफरेंट एंट्रीज है और नॉन डायगोनल हमारे पास 0 है। जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो वो क्या, कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। अब E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब ये दोनों दोनों हमारे पास क्या है? इक्वल आ गई। यानी डायगोनल में जब हमारे पास सेम एंट्रीज होती थी, ऊपर भी हमने देखा था कि जब हमारे पास डायगोनल में सेम एंट्रीज होती थी तो हमने उसका नाम दिया था स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है। जब भी डायगोनल में सेम एंट्रीज होंगी तो हमारा मैट्रिक्स कौन सा होगा? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब उसके बाद आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास क्या है? फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमने एक मैट्रिक्स दे दिया हमें, उसका हमने नेगेटिव फाइंड आउट करना है। नेगेटिव से फ़ौरन से दिमाग में आ जाएगा कि हम वैल्यू दी हुई है, उसका हमने माइनस निकालना होगा। नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका नेगेटिव निकालने के लिए मैं माइनस से अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्या करूंगी? माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास नेगेटिव निकल आएगा, ठीक है। तो जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो सारी एंट्रीज जो हैं वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और ज़ीरो का आपको पता है कोई साइन नहीं होता, तो ज़ीरो एज इट इज़ आ गया। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई होप अब इतना समझ आ गया होगा। अब पार्ट 2 पर आ जाओ, ठीक है। पार्ट 2 मेरे पास है b इज इक्वल टू 3 2 -1 1, ठीक है। इसका नेगेटिव निकालने के लिए मैंने क्या करना है? माइनस को सारी एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस को 3 से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव था तो माइनस हो गया। यहाँ पर 2 पॉजिटिव था तो माइनस में चला गया। माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। बस ये है कि हमने साइन को उल्ट कर देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहे। सी इज इक्वल टू हमारे पास ये है, ठीक है। इसका नेगेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सारी एंट्रीज पॉजिटिव हैं तो सारी एंट्रीज हमारे पास नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। अब डी में हमारे पास 2 एंट्रीज यहाँ पर नेगेटिव थी, तो जब हमने नेगेटिव निकाला उसका तो वो पॉजिटिव हो गई और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। ई में भी इसी तरह ही है, ठीक है। ई में आप देख लो, यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और यही किया हमने, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास ट्रांसपोज से अकॉर्डिंग है, ठीक है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन पीछे से याद की होगी, वो क्या थी डेफिनेशन? हम जब भी किसी भी नंबर का, किसी भी मैट्रिक्स का जब हमने ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? अपनी रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक बात ये समझ लो, ये डेफिनेशन इतनी समझ आ गई, ठीक है। डेफिनेशन समझ आ गई तो समझो क्वेश्चन भी समझ आ गया, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज आपने फाइंड आउट करना है। ए ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? हमारे पास ये एक कॉलम दिया हुआ था, कॉलम की शेप में दी हुई थी एंट्रीज, इनको हमने उठा के रो की शेप में कर दिया, यानी कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया तो हमारा ट्रांसपोज निकल आया। कितना आसान था, ठीक है। ऐसे लग रहा था ना कि पता नहीं ट्रांसपोज कैसे निकालना होगा। ट्रांसपोज बिल्कुल ऐसे ही निकलता है। अगर हमारे पास रो में लिखा हुआ है तो हम, सॉरी, कॉलम में लिखा हुआ है तो हम रो में लिख देंगे, अगर रो में लिखा हुआ है तो उसको कॉलम की शेप में लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बी पार्ट पर आ जाओ। बी इज इक्वल टू 5 1 -6। अब हमारे पास ये रो मैट्रिक्स था, ठीक है। रो मैट्रिक्स था, रो की फॉर्म में दिया हुआ था तो आपने इसको कॉलम की शेप में लिख दिया, ठीक है। यानी रो मैट्रिक्स को आपने कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद सी पार्ट पर आ जाओ। सी पार्ट में हमारे पास कुछ इस तरह की एंट्रीज दी हुई हैं। आप क्या करोगे? आपके पास फर्स्ट रो है 1 2, 1 2 को मैंने कॉलम की शेप में लिख लिया, सेकेंड रो को 2 -1 को कॉलम की शेप में लिख लिया, 3 0 को मैंने कॉलम की शेप में लिख लिया, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब डी पर आ जाओ। डी हमारे पास क्या है? 2 0। अब यहाँ पर हमारे पास 2 3 रो की शेप में लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम की शेप में लिख लेंगे। 0 5 हमारे पास सेकंड रो है, सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम की शेप में लिख लेंगे तो हमारा निकल आएगा ट्रांसपोज, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, सॉरी, पार्ट 5 पर आ जाते हैं हम, ठीक है। पार्ट 5 मेरा क्या है? यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 3
कॉलम की रो की शेप में दिया हुआ है, इसको हम क्या कर लेंगे, अपनी कॉलम की शेप में कर लेंगे। -4 और 5 हमारे पास रो की शेप में था, तो इसको हम सेकंड कॉलम की शेप में लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रांसपोज निकल आएगा। अब हमने एफ का ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1 और 2 कॉलम की रो की शेप में है, तो इसको कॉलम की शेप में कर लेंगे। 3 और 4 कॉलम रो की शेप में था, तो इसको हमने कॉलम की शेप में कर लिया। बस इसका ये सिंपल सा फार्मूला यही है कि अगर हमारे पास जो रोज़ दी हुई हैं उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे, जो कॉलम दिए हुए हैं उनको रोज़ में चेंज कर देंगे, ठीक है। डेफिनेशन भी हमारी यही है कि जब हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास ट्रांसपोज़ निकल आएगा, यानी जो हमारी रोज़ हैं उनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो ट्रांसपोज़ निकल आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इनको अपने हाथ से सॉल्व कर लो ताकि बहुत अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। चलो अपना ख्याल रखो, बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।